हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूरोपियों के आगमन को माइंड मैप के माध्यम से कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, माइंड मैप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। आपको इस वीडियो में फालतू बकवास नहीं मिलेगी, टू द पॉइंट सारी चीज़ों को कवर किया गया है। बस आपको वीडियो अच्छे से देखना है, लास्ट तक देखना है। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। यूरोपियों के आगमन की अगर हम क्रम की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों का आगमन होता है। पुर्तगालियों के बाद में डचों का आगमन होता है। डचों के बाद में दोस्तों अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसियों का आगमन होता है। आज के इस वीडियो में हम इन सभी को डिटेल से देखेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं दोस्तों हम पुर्तगालियों के आगमन से। देखिए, पुर्तगाल का एक राजा था जिसने स्थानीय व्यापारियों को आदेश दिया कि आप जो है समुद्री मार्गों की खोज करिए और अपने व्यापार में वृद्धि करते हुए अपने देश को समृद्ध करिए। इसी दौरान दोस्तों एक व्यापारी का नाम आता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप पर पहुंचते हैं। उत्तमाशा अंतरीप को दोस्तों हम केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद से इनकी मुलाकात होती है और अब्दुल मजीद की मदद से दोस्तों जो वास्को डी गामा है वो 17 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। यहाँ पर कालीकट में दोस्तों एक हिंदू शासक था और इस हिंदू शासक की उपाधि थी जमोरिन। जमोरिन जो है वो वास्को डी गामा का स्वागत करता है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये अच्छे से याद रखना है कि वास्को डी गामा जो है वो भारत कब आया था। अक्सर तारीख पूछ ली जाती है, तो भैया कब आया था? 17 मई 1498 को। कहाँ पर आया? केरल के कालीकट बंदरगाह पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वास्को डी गामा ने भारत से मसालों का व्यापार किया और पुर्तगाल लौटकर 60 गुना अधिक मूल्य पर इन मसालों को बेचा था। इसी वजह से उसको काफ़ी सम्मान मिला, काफ़ी प्रसिद्धि मिली। वहाँ के राजा डॉन डेनरिक ने भी उसका सम्मान किया और वास्को डी गामा को दोस्तों प्रतिनिधि बनाकर वापस भारत भेजा। इसी वजह से वास्को डी गामा जो है 1502 में दूसरी बार भारत आता है। इसके बाद पुर्तगालियों का भारत में निरंतर आगमन प्रारंभ हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पुर्तगालियों ने 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी। इसके बाद 1505 में दूसरी फैक्ट्री जो है वो कन्नूर में स्थापित की थी। तो अक्सर यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की थी? तो भैया कोचीन में की थी। कब की थी? 1503 में। और दूसरी कहाँ पर की थी? कन्नूर में 1505 में। देखिए, पुर्तगालियों ने जब पहली फैक्ट्री की स्थापना की तो यहाँ के राजा जमोरिन से अनुमति ली गई, है ना। अनुमति ले ली तो भैया जमोरिन ने अनुमति दे दी। इसी वजह से कोचीन में पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई। लेकिन पुर्तगालियों की थोड़ी हिम्मत बढ़ गई क्योंकि जमोरिन कमजोर हो गया था। तो 1505 में इन्होंने बिना अनुमति के कन्नूर में फैक्ट्री की स्थापना करने का प्रयास किया। कालीकट के राजा जमोरिन ने विरोध किया और पुर्तगालियों पर आक्रमण किया, लेकिन जो जमोरिन था ना वो हार गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि पुर्तगाल के राजा ने फ्रांसिस डी अल्मेडा को गवर्नर नियुक्त कर दिया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये जो फ्रांसिस डी अल्मीडा था ना, इसने मिस्र, तुर्की और गुजरात के महमूद बेगड़ा की सेना को संयुक्त रूप से पराजित किया। इसका परिणाम ये हुआ कि पुर्तगालियों में आत्मविश्वास जगा, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिला। इसी वजह से फ्रांसिस डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च की, यानी शांत जल की नीति को चलाया, जिसके तहत ये कहा गया कि हिंद महासागर क्षेत्र में पुर्तगाल का प्रभुत्व स्थापित किया जाएगा। लेकिन यह बहुत लंबे समय तक गवर्नर के पद पर नहीं रह सका और इसके बाद में दोस्तों अगला गवर्नर आता है अल्बुबर्क। दोस्तों 1509 में अल्बुबर्क को गवर्नर बनाया गया और 1509 से लेकर 1515 तक ये गवर्नर के पद पर रहा। भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव रखने का श्रेय इसको ही दिया जाता है। तो याद रखेंगे किसको दिया जाता है? अल्बुबर्क को। पुर्तगाली सेना में भारतीयों को शामिल करना इसने स्टार्ट कर दिया। मतलब अल्बुबर्क ने ये सोचा कि भारतीयों को अगर सेना में शामिल कर लिया जाएगा तो ये जो है हमारे लिए लड़ेंगे, ना कि हमसे लड़ेंगे। ठीक है, तो भैया पुर्तगाली सेना में भारतीयों को शामिल करना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा अल्बुबर्क ने वहाँ के व्यापारियों से कहा कि आप जो है हिंदू महिलाओं से शादी कर लो ताकि ये लोग आपको अपना लें। तो हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति इसने अपनाई।
इसके अलावा दोस्तों 1510 में अलबुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया, गोवा पर अधिकार कर लिया और अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगा दी। तो 3-4 प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि भैया पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव रखने का श्रेय किसको दिया जाता है। ठीक है, कौन सा ऐसा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। ठीक है, बीजापुर के शासक से जो गोवा है वो किसने छीना था। तो 3-4 बातें काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। उम्मीद करता हूं आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब दोस्तों पुर्तगालियों से संबंधित हम कुछ वन लाइनर फैक्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि वन लाइनर फैक्ट ऐसे होते हैं जहां से हमारी परीक्षा में सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला पॉइंट है 1530 में पुर्तगालियों ने नीनो द कूना के शासनकाल के दौरान कोचीन से लेकर अपना मुख्यालय गोवा हस्तांतरित कर दिया था। 1535 में पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1661 में दोस्तों ब्रिटेन के राजा से अपनी कन्या कैथरीन का ये विवाह करते हैं और ब्रिटेन को बम्बई जो है वो दहेज में दे देते हैं। पुर्तगालियों के आगमन की वजह से भारत में गोथिक शैली का आगमन होता है। गोथिक शैली जो है दोस्तों एक तरह का आर्किटेक्चर है जिसके माध्यम से घरों को बनाया जाता था। ठीक है, पुर्तगाली मध्य अमेरिका से भारत में आलू और मक्का लेकर आए। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत की। इसके अलावा पुर्तगालियों ने एक नई पद्धति को अपनाया जिसको कहा गया कार्टेज पद्धति। इसके तहत पुर्तगाली हिंद महासागर क्षेत्र में जितने भी जहाज जाते थे ना, उन पर टैक्स वसूला करते थे, उनको प्रमाण पत्र देते थे। तो कार्टेज पद्धति को किसने शुरू किया था? पुर्तगालियों ने। और भारत और जापान के बीच में जो भी व्यापार होता है इसको आरंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं कि भारत में आखिरकार पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ। पतन में दोस्तों सबसे पहला कारण ये रहा कि अलबुकर्क के बाद में जितने भी उत्तराधिकारी रहे वो सभी अयोग्य साबित हुए। ठीक है, पुर्तगाली जो है वो धार्मिक रूप से असहिष्णु थे, यानी अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते थे, दूसरे धर्मों को नीचा समझते थे। इन्होंने ईसाईकरण पर बल दिया, भारतीयों को धर्म परिवर्तित करने पर बल दिया। तो इसी वजह से भारतीयों का ये समर्थन नहीं ले सके। भ्रष्ट शासन व्यवस्था थी, सीमित संसाधन थे, मुगलों का उत्थान हो रहा था, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था वो कौन सा था? मुगल काल का टाइम पीरियड था। तो मुगलों का उत्थान हो रहा था और ब्राजील की खोज हो गई थी। इसी वजह से पुर्तगालियों का जो अधिक ध्यान था वो ब्राजील की ओर चला गया था। इसी वजह से भारत में इनका जो शासन है वो कमजोर पड़ गया और भारत से जो पुर्तगाली है उनका धीरे धीरे पतन हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों डचों के बारे में। तो आपके मन में पहला प्रश्न तो यही आएगा कि आखिरकार डच कौन थे। तो देखिए, हॉलैंड या फिर नीदरलैंड के निवासियों को ही डच कहा गया था। पहला डच यात्री हाउटमैन था जो कि 1596 में सुमात्रा आया और यहाँ से इनका भारत की ओर आगमन हो गया। डचों ने पहली व्यापारिक कोठी 1605 में मूसलीपट्टनम में स्थापित की। 1610 में दोस्तों इन्होंने दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की पुलिकट में और आगे चलकर 1616 में इन्होंने तीसरी व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की थी। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। इन्होंने कुछ सोने के सिक्के चलाए जिनको कहा गया स्वर्ण ए पेगोड़ा। डचों ने पुर्तगालियों को हराया और कोचीन में दोस्तों यहाँ पर इन्होंने फोर्ट विलियम की स्थापना की 1663 में। एक पॉइंट और आपको ये याद रखना है कि जो डच थे ना वो भारत से मुख्यतः सूती वस्त्रों का व्यापार किया करते थे। डचों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, बहुत लंबे समय तक इन्होंने शासन नहीं किया। बेदरा का युद्ध होता है दोस्तों 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच में, जिसमें जो डच हैं वो पराजित हो जाते हैं और यहाँ से इनका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, पतन होना शुरू हो जाता है। तो हमारी परीक्षा में डचों से केवल 2-3 प्रश्न ही बनते हैं कि इन्होंने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की, कभी कभी दूसरी व्यापारिक कोठी के बारे में पूछ लिया जाता है और बेदरा का युद्ध किसके बीच में हुआ ये भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको इतना ही याद रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिरकार अंग्रेजों का भारत में आगमन कैसे हुआ, किस तरह से इन्होंने वर्चस्व स्थापित किया। तो देखिए दोस्तों 1599 में लंदन में व्यापारियों के एक समूह ने द ईस्ट इंडीज नामक एक कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी का नाम बहुत बड़ा था, लेकिन हमारा काम इतना चल जाएगा, हमको इतना याद रखना है कि द ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1599 में। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दे दिया। इससे कहा गया कि आप उस इलाके में व्यापार कर सकते हैं, आपके अलावा कोई भी कंपनी वहां पर व्यापार नहीं करेगी। इसके बाद 1608 में हेक्टर नामक एक अंग्रेजी जहाज था दोस्तों, जिसका नेतृत्व कैप्टन हॉकिंस द्वारा किया जा रहा था। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में ये अंग्रेजी जहाज जो है वो सूरत बंदरगाह पर पहुंचता है।
इसके बाद दोस्तों कैप्टन हॉकिन जो है वो अंग्रेजों का दूत बन के जहांगीर के पास पहुंचता है। जहांगीर से कहता है कि आप जो है सूरत में हमको कारखाना बनाने की अनुमति दे दीजिए। जहांगीर स्टार्टिंग में मना कर देता है। इसी वजह से पहला कारखाना जो है वो 1611 में दोस्तों मछलीपट्टनम में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया जाता है, जो कि अस्थायी था। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, अस्थायी शब्द पर गौर करना है कि भैया पहला कारखाना तो स्थापित किया गया था 1611 में अंग्रेजों ने। कहां पर किया? मछलीपट्टनम में, लेकिन ये अस्थायी था। और बाद में दोस्तों जहांगीर ने 1613 में इनको अनुमति दे दी स्थायी फैक्ट्री लगाने की। कहां पर? सूरत में। तो 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्रदान कर दी थी। तो अच्छे से याद रखेंगे कि अस्थायी फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई थी और स्थायी फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। दोस्तों 1633 में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया था। यहाँ पर मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। 1611 में मछलीपट्टनम में इन्होंने अस्थायी कारखाना स्थापित किया। इसके बाद 1613 में इन्होंने स्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया था। इसके बाद दोस्तों ये हो गए थे पश्चिमी तट। पूर्वी तट की अगर हम बात करें तो पूर्वी तट पर इन्होंने 1633 में कारखाने स्थापित किए। ठीक है, कहां पर किए? बालासोर और हरिहरपुरा में। आगे चलकर दोस्तों 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को लीज पर ले लिया, यानी पट्टे पर ले लिया, और वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल राजकुमारी कैथरीन का विवाह हो जाता है, और विवाह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बम्बई जो है वो दहेज में मिल जाता है। अब जैसे ही बम्बई इनको दहेज में मिलता है तो जो ब्रिटेन का राजा था चार्ल्स द्वितीय, वो 10 पौंड के वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता है। गेराल्ड अग्नियार जो है वो बम्बई के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। दोस्तों बंगाल का एक सूबेदार था 1691 में, जिसका नाम था शाह सूजा। इसने एक फरमान जारी किया और उसमें यह कहा गया कि अंग्रेज जो है वो 3000 रुपये वार्षिक रूप से अगर टैक्स दे देते हैं तो बंगाल में वो व्यापार कर सकते हैं, उन्हें विशेष अधिकार दिया जाएगा। उनके अलावा बंगाल में कोई भी व्यापार नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों 1698 में बंगाल का दूसरा सूबेदार आता है, जिसका नाम था अजीम उन शान। इसने दोस्तों सूतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर की जमींदारी जो है पूरी तरह से अंग्रेजों को सौंप दी। इन सभी को मिलाकर जोब चार्नोक ने दोस्तों फोर्ट विलियम की स्थापना की। तो आशा करता हूं आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों 1717 का टाइम पीरियड था। इसी दौरान मुगल शासक फर्रुखसियर थे। फर्रुखसियर काफ़ी बीमार हो गए और उनको ठीक करने के लिए एक ब्रिटिश डॉक्टर आता है, जिसका नाम था सर्जन विलियम हैमिल्टन। इसने मुगल बादशाह फर्रुखसियर को ठीक कर दिया, जिसके बदले फर्रुखसियर काफ़ी खुश हुआ और 1717 में कंपनी को पूरे मुगल साम्राज्य में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। तो इस तरह से दोस्तों जब इनको पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में बिना टैक्स के व्यापार करने की अनुमति मिल गई तो इनका साम्राज्य जो है धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इनको टैक्स तो देना होता नहीं था, है ना। तो इस वजह से ये सेना पर खर्च करने लगे और धीरे धीरे इन्होंने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तो उम्मीद करता हूं आपको ब्रिटिश का आगमन जो है वो भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों डेनिश के बारे में या फिर डेन के बारे में। 1616 में इनका भारत में आगमन होता है। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो 1620 में त्रावणकोर या फिर तंजौर में स्थापित की। दूसरी जो है 1676 में इन्होंने सोरामपुर में स्थापित की, जो कि बंगाल में स्थित है। इसके अलावा ये बहुत लंबे समय तक भारत में रह नहीं सके। 1846 में ब्रिटिश कंपनी को अपनी सारी फैक्ट्रियां इन्होंने बेच दी और ये वापस चले गए। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी, बस इतना ही इसमें से पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रांसीसियों के बारे में। दोस्तों 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और ये जो कंपनी थी ना पूरी तरह से वहाँ की सरकार के कंट्रोल में थी। 1667 में फ्रांसिस केरो के नेतृत्व में एक दल भारत पहुँचता है। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी पहला व्यापारिक कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया और दूसरी फैक्ट्री जो है वो मछलीपट्टनम में इन्होंने स्थापित की थी।
तो आपको अच्छे से याद रखना है कि फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां पर स्थापित की, सूरत में, और दूसरी कहां पर की थी, मूसलीपट्टनम में। दोस्तों फ्रांसीसी सरकार ने फ्रांसिस मार्टिन को गवर्नर नियुक्त किया और फ्रांसिस मार्टिन ने सूबेदार शेर खां लोदी से एक गांव प्राप्त कर लिया जिसको बाद में पोंडुचेरी के नाम से जाना गया। तो पोंडुचेरी पर किसका अधिकार होना चाहिए? फ्रांसीसियों का अधिकार होना चाहिए अगर हम उस समय की बात करें तो। लेकिन क्या हुआ कि 1693 में डचों के मन में लालसा जगी और डचों ने अंग्रेजों की सहायता से फ्रांसीसियों से पोंडुचेरी को छीन लिया। लेकिन दोस्तों 1697 में फ्रांसीसियों ने पोंडुचेरी को पुनः प्राप्त कर लिया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इन कंपनियों के बीच में आपसी संघर्ष को बढ़ावा मिल गया। ठीक है, डचों ने तो अपने आप को पीछे कर लिया, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी बच गए। इन दोनों में टकराव शुरू हो गया। यूरोपीय कारणों की वजह से भी ये लड़ रहे थे, तो दोनों कंपनियों में टकराव शुरू हुआ। इससे एक लंबे संघर्ष का जन्म हुआ जिसको कहा गया कर्नाटक का युद्ध। दोस्तों 3 बार कर्नाटक युद्ध हुए। पहला कर्नाटक युद्ध 1740 से लेकर 48 तक चला। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 54 तक चला और तीसरी बार कर्नाटक युद्ध हुआ 1756 से लेकर 1763 तक चला था। ये जो तीनों कर्नाटक युद्ध हैं हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, इस वजह से टाइम पीरियड अच्छे से याद रखिएगा। हालांकि यहाँ पर हम इन तीनों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम युद्ध के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ रहे हैं। तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है दोस्तों, इसमें जो है अंग्रेजी सेना का सेनापति था आयरकुट और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था लाली। पेरिस की संधि के माध्यम से ये युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, यूरोप में भी ये लोग संघर्ष कर रहे थे तो वहां पर भी सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो चुका था। तो पेरिस की संधि की वजह से तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। अंग्रेजों ने 1761 में पोंडुचेरी पर कब्जा कर लिया। हालांकि पेरिस की संधि के बाद में पोंडुचेरी जो है वो वापस फ्रांसीसियों को लौटा दिया था। लेकिन तीसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ वो काफ़ी निर्णायक युद्ध रहा। यहाँ पर फ्रांसीसियों पर कई पाबंदियाँ लगा दी गई। उनसे ये कहा गया कि भैया आप लोग जो है वो व्यापारिक कोठियाँ स्थापित नहीं कर सकते, आप किलेबंदी नहीं कर सकते, आप बहुत बड़ी सेना नहीं रख सकते। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पूर्णतः निर्णायक युद्ध था। अब फ्रांसीसी एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे और अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित होने लगा था। तो आशा करता हूं आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट जरूर करें और अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में वो भी डाल सकते हैं। इसका जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है UPSC पॉइंट ऑफिशियल। आप सीधा सर्च कर सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से क्लिक करके आप सीधे तौर पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।